अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सबका वेट कर रही थी। आप लोगों की स्ट्रेंथ अभी सिर्फ 9 बच्चों ने ज्वाइन किया है। खैर, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी कि अब आपके पास ऑलमोस्ट 2 सैटरडेज बचे हैं, ठीक है? हो सकता है लास्ट वीक में हम सैटरडे के अलावा किसी दिन लैब स्केड्यूल कर लें, लेकिन ऑफिशियली यू हैव 2 सैटरडेज। तो इन मजीद रिमेनिंग जो वीक्स हैं उसमें आपका आना लाजमी है, सबको का आना लाजमी है, अब सबकी अटेंडेंस मैंडेटरी है, ठीक है? और जो है वो आपने लाजमी यूनिवर्सिटी आना है, और हम इस वीक जो है वो लैब परफॉर्म करेंगे, और नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह ताला फाइनल लैब परफॉर्म करेंगे, ठीक है? फाइनल लैब आपकी फिजिकली होगी, ठीक है? और जिन बच्चों ने मैनुअल सबमिट नहीं करवाए, वो मैनुअल्स अभी तक नहीं लिए हैं, वो मैनुअल्स ले लें, लैब नंबर 9 से लेकर लैब नंबर 13 तक, ठीक है? आप जो है वो मैनुअल फिजिकली मैनुअल सबमिट करवाएंगे, सही है? मैं कोशिश करूँगी कि कल हम जो है वो 2 लैब्स कवर अप कर लें इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब हार्डवेयर से आप लोग थोड़ा फ़ैमिलियर हो गए हो, आप लोगों को 2 लैब्स में अंदाज़ा हो गया है कि किस तरीके से कनेक्शंस करने होते हैं, ठीक है? कुछ लैब के इक्विपमेंट्स का मसला आ जाता है, और कुछ आप लोग बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, तो स्पेशली गर्ल्स और बॉयज़ का भी एक ग्रुप लास्ट टाइम बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहा था, ठीक है? तो आप लोग कंसंट्रेट करो, अगर तो हम एक दिन में ज़्यादा टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम आपने 2 टास्क परफॉर्म किए थे। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस वीक भी हम 2 लैब्स परफॉर्म कर लें, ताकि हमारी फिजिकल लैब्स कवर अप हो जाएँ, ठीक है? फाइनल लैब के लिए भी यही चीज़ें हैं, ठीक है? अब आपको कॉन्फ़िगरेशंस क्योंकि बनाना आ गई हैं, आपको सर्किट बनाना आ गया है, सही है? तो अब आपके पास कोई भी सर्किट हो, सही है? आप उसे बना सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपको कनेक्शंस का अंदाज़ा हो गया है कि ओपैम्प के कनेक्शंस किस तरीके से होते हैं, तो आप अब फिज़िकली अब जो लैब्स आपने हार्डवेयर पे नहीं भी किए हैं, लेकिन क्योंकि वो थ्योरेटिकली आपने पढ़ी हुई हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हुई है, उसकी पूरी डेरिवेशन पढ़ी हुई है, उसकी थ्योरी पूरी पढ़ी हुई है, सही है? आपको पता है इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उसका गेन क्या होता है, उसका आउटपुट किस तरीके से होता है, ठीक है? तो अब अगर आपको कहा जाए कि उसका सर्किट किस तरीके से होता है, तो अब अगर आपको कहा जाए कि आप इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन करो यूज़िंग ओपैम्प, तो आप आई थिंक फिज़िकली कर सकते हो, ठीक है? तो फाइनल लैब में हम कुछ इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके से ही करके लैब्स को जो है वो फाइनल लैब को परफ़ॉर्म कर लें, ठीक है? और फिज़िकली हम कोई हार्डवेयर पे कोई छोटा-सा टास्क ज़रूर परफ़ॉर्म कर लें, ताकि हमारी साइकोमोटर डोमेन वाली जो मसला था वो हल हो जाए, ठीक है? बाकी मैम जी फरमाइए। जी वो मैम लैब फाइनल लैब सोलो होगी या फिर ग्रुप में होगी? बेटा अब ये चीज़ मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकती, इस पे मुझे आपके एचओडी से ज़रा डिस्कशन करनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, क्राउड ज़्यादा होता है। तो मैं जो हूँ वो कोशिश कर रही हूँ कि हम जो है वो लैब को किसी और दिन शिफ्ट कर दें, जैसे वेडनेसडे को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वेडनेसडे को आप लोगों का लीका के अलावा कौन से सेशंस होते हैं? दो और सेशंस होते हैं मैम, दो नहीं बल्कि तीन होते हैं। कौन से? वो तो देखना पड़ेगा। एक तो लीका की लैब होती है, एक लीका की थ्योरी होती है, और काव और ईएम 2 और होते हैं, बस। ठीक है, सही है। ईएम तो डॉक्टर समीर ही पढ़ाते हैं।
और काव डॉक्टर काव सर कामरान कामरान अली खान। ठीक है, सही है। लेट मी टॉक टू देम कि अगर हम कुछ ऐसे परफॉर्म कर कुछ ऐसे स्केड्यूल कर पाए कि हम जो है वो ईएम की ओ हम वेंसडे को सैटरडे के बजाय वेंसडे को स्केड्यूल कर लें। तो खैर मैं अभी इस बारे में, क्योंकि मेरी डॉक्टर से मेरी से कोई बात नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं बता सकती। कल तो हमारी रेगुलर लैब होगी जो होती है, ठीक है। कल कोई फाइनल लैब नहीं है। हाँ अलबत्ता कल आप लोग मुझे प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करवाएंगे, ठीक है। हमारी बात हुई थी कि मैंने लास्ट वीक अनाउंस कर दिया था कि आपको प्रपोजल सबमिट करवाना है। आप कोई भी सर्किट बना सकते हैं। जिन्होंने रिकॉर्डेड सेशन नहीं देखा वो देख लें। मैंने अनाउंस किया था कि आप कोई भी सर्किट बना सकते हैं। सॉरी, मैंने मेरे ख्याल से व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज किया था। ऐसा कोई भी सर्किट जिसमें ओपैम्प यूज हो रहा हो आप वो बना सकते हैं। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपने पढ़ी हैं। बस आपको उसका प्रपोजल मुझे कल सबमिट करवाना है और नेक्स्ट वीक आप जो है मुझे उसका फिर हार्डवेयर सबमिट करवाएंगे। प्रोजेक्ट का वाइवा बहुत नवीरा बहुत जिसे कहते हैं एक्सटेंसिव नहीं होगा। बस मैं सर्किट देख के उसकी वर्किंग जरूर पूछूंगी आपसे कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, सिर्फ इस हद तक, ठीक है फैजान, ठीक है। लेकिन आप कल प्रपोजल सबमिट करवाएंगे मुझे फिजिकली, ठीक है। जिसने भी जो भी प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, कुछ बच्चों ने मुझसे डिस्कस भी किया है, कुछ ने नहीं भी किया। जो जिसने डिस्कस कर लिया है वो भी और जिसने नहीं भी किया है वो भी कल मुझे लास्ट भी सब प्रपोजल सबमिट करवाएंगे। उस प्रपोजल में जो है वो आपका टाइटल होना चाहिए और आपके ग्रुप मेंबर्स के नेम्स होने चाहिए, आप क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसमें ग्रुप मेंबर्स कौन कौन है। नहीं फैजान, मैं संडे को अवेलेबल नहीं होती, मैं सिर्फ सैटरडे को यूनिवर्सिटी आती हूँ, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन लैब के या फाइनल लैब के हवाले से किसी को, या प्रोजेक्ट के हवाले से? मैम ये डन है कि अगले हफ्ते होगी फाइनल लैब? बिल्कुल, ये बिल्कुल डन है, क्योंकि लास्ट वीक ही अगला हफ्ता हमारे पास। अच्छा, वो मैम जो लैब्स कराई हैं उनमें से होगी या सर्किट फिर आपकी मर्जी से होगा या उसको कुछ करना होगा? कुछ भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को सर्किट मैंने वही बताया ना। अब आपको क्योंकि सर्किट बनाना आ गया है तो जो लैब्स हमने किए हैं, मतलब लैब नंबर 1 से लेकर लैब नंबर 13 तक जो भी हमने लैब्स किए हैं, ठीक, उसमें से मैं आपको कोई भी सर्किट जो है वो दे सकती हूँ, ठीक है। और जाहिर है मैं क्योंकि आई नो ऑल ऑफ यू, तो मैं आपकी डिफिकल्टी लेवल उतना ही रखूंगी जितना आप समझ सको, सही है। मैक्सिमम 3 ms, मैक्स 3 लिमिट है ना प्रोजेक्ट, जी बिल्कुल। मैक्सिमम 3 लोग होने चाहिए, 2 बंदे भी हो सकते हैं, 1 बंदा भी हो सकता है। मैक्सिमम 4 होने चाहिए। बिस्मा, जरूरी नहीं है मैं सर्किट प्रोवाइड करूं, ठीक है, क्योंकि कुछ बहुत बेसिक सर्किट्स हैं जो अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, वेइंग समर है, ठीक है। तो ये सर्किट्स वगैरह अब जो है वो याद होने चाहिए। हाँ, जो अभी रिसेंट पढ़े हैं जो थोड़े डिफिकल्ट सर्किट्स हैं उसकी मैं हिंट जरूर दे दूंगी। लेकिन जो आसान सर्किट हैं जो बिल्कुल बेसिक्स लैब के हैं उसकी मैं शायद सर्किट ना दूंगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स? नहीं, लैब में थ्योरेटिकली सॉल्व नहीं करना होगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि हम दोनों चीजें करें। लैब में सिर्फ आपको सर्किट बना के मुझे आउटपुट दिखाना होगा। बहुत होगा तो मैं शायद आपसे इक्वेशन लिखवा लूँ गेन की। ड्राइव ड्राइव नहीं करना होगा कुछ भी, ठीक है। और कुछ? ठीक है, सही है। ओके, मेरे ख्याल से मजीद कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो मैं जो हूँ वो
सेशन स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, हमने लास्ट टाइम जो है वो बटरवर्थ और चेबीशेव फिल्टर्स देखे थे, ठीक है। उससे रिलेटेड मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया है। उसकी असाइनमेंट की डेडलाइन जो है वो मंडे तक है। मंडे तक आपको वो असाइनमेंट सबमिट करवाना है, ठीक है। अच्छा जी, हमने जो है वो फिल्टर्स देख रहे थे। हमने पैसिव फिल्टर्स पढ़े। पैसिव फिल्टर्स क्या होते हैं? जो आरसी फिल्टर्स होते हैं जिसमें हम रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स यूज करते हुए फिल्टर्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है। हमने पैसिव फिल्टर्स पढ़े, उसका रिस्पॉन्स देखा। लो पास फिल्टर किस तरीके से होता है, हाई पास फिल्टर किस तरीके से होता है, क्या इक्वेशंस होती हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं फिल्टर्स, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पिछले सेशंस में देखी हैं, ठीक है। आज हम जो है वो अब एक्टिव फिल्टर्स की तरफ मूव करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर्स एंड सेकंड ऑर्डर फिल्टर्स किस तरीके से होते हैं, ठीक है। और एक्टिव फिल्टर्स क्या होते हैं, उनका सर्किट किस तरीके से होता है, उनकी इक्वेशंस किस तरीके से होती हैं, और हम किस तरीके से उनको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी द सिंपलेस्ट फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन दोज ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर, ठीक है। अच्छा जी, अब मजीद किसी ने कुछ बोला है? ओके, सॉरी। These functions are useful in their own right of design। ज़ाहिर फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन की फिल्टर्स की अपनी जो है वो अलग एप्लीकेशंस हैं और सेकंड ऑर्डर फिल्टर्स की अलग एप्लीकेशन है। दोनों के अलग अलग फ़वाइद हैं। हम अपनी नीड के हिसाब से उनको यूज़ करते हैं जब जहाँ हमें जिस तरीके से ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फिल्टर्स को जो है वो हम कैस्केड भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर दूसरे फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर के साथ कैस्केड हो सकता है, ठीक है। कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज कैस्केडिंग? एनीवन? व्हाट इज कैस्केडिंग? तुम लोगों ने पढ़ी है कैस्केडिंग? ईसीडी में पढ़ी होगी कैस्केडिंग। नहीं मालूम? किसी को भी नहीं मालूम? सब पॉसिबल कैसे है कि कैस्केडिंग ना पढ़ी हो तुम लोगों ने? यासिर, व्हाट इज कैस्केडिंग? अच्छा जी। हंजला, अनुष्का, व्हाट इज कैस्केडिंग? जगदेश? सो रहे हैं? अंजुला, अनुष्का सो रही हैं? हाँ, अंजुला ने फौरन से गूगल कर लिया और गूगल करके बता दिया। अच्छा जी, सही है। अच्छा, कैस्केडिंग क्या होती है? आ, के उसके जवाब से लग रहा है कि वो गूगल आंसर है। अच्छा जी, कैस्केडिंग बेसिकली क्या होती है आसान अल्फाज में, ठीक है, गूगल की ज़बान में नहीं, हमारी ज़बान में। कैस्केडिंग क्या होती है? दो सर्किट्स को आपस में मिला देना, ठीक है। वही वाली बात कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, मतलब दो स्टेजेस यूज़ करना। फॉर सपोज मैं फिल्टर्स यूज़ कर रही हूँ तो मैं दो लो पास फिल्टर आपस में अटैच कर दूँ, पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट बना दूँ, ठीक है। तुम लोगों ने ये कैस्केडिंग पढ़ी है मॉसफेट्स और बीजेटीज में, ठीक है। तुम लोगों ने वो सर्किट पढ़ा है, डार्लिंगटन पेयर पढ़ा है? डार्लिंगटन पेयर क्या होता है? पढ़ा है? जरूर पढ़ा होगा डार्लिंगटन पेयर, ईसीडी में पढ़ा होगा।
नहीं पढ़ा, डार्लिंगटन नहीं पढ़ा। अच्छा, डार्लिंगटन पेयर क्या होता है, उसमें बेसिकली हम दो जो करंट गेन वाले सर्किट्स होते हैं, ठीक है, हम दो बीजेटीज के सर्किट को आपस में कैस्केड कर देते हैं, ठीक है, एक का कलेक्टर दूसरे का बेस बना देते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमें आउटपुट पे करंट एम्पलीफाई होके मिल रहा होता है, ठीक है, दोनों स्टेजेस का करंट जो है वो एम्पलीफाई होके हमें मिल रहा होता है। तो डार्लिंगटन पेयर एज अ करंट एम्पलीफायर यूज होते हैं, ठीक है। खैर नहीं पढ़ा तो इट्स ओके। लेकिन कैस्केडिंग की एग्जांपल के लिए मैं समझाई थी कि कैस्केडिंग तुम लोगों ने वहां पढ़ी होगी, सही है। तो कैस्केडिंग का मकसद ये होता है कि हम दो सिमिलर सर्किट्स को, ठीक है, आपस में मिला लें, उस एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बना लें, तो उसको हम कहते हैं हमने कैस्केड कर दिया, ठीक है। अच्छा, कैस्केड डिजाइन इज इन, सही है। कैस्केडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर एग्जांपल है। एक्टिव फिल्टर्स में कैस्केडिंग बहुत ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। द ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब हम इसको मजीद, ये तो इंट्रोडक्शन ही है इसका, कि जो है वो हमारे एक्टिव फिल्टर्स में जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स, पोल्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में चेबीशेव और बटरवर्थ में देखा भी कि हमारे पास पोल्स क्या होते थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते थे। मतलब एक पोल दूसरे का कॉन्जुगेट होता था और वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते थे, मतलब उसमें रियल पार्ट भी होता था और इमेजिनरी पार्ट भी होता था, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा की फॉर्म में होता था, ठीक है। तो आपके पास जो है एक्टिव फिल्टर्स में जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स भी होते हैं, ठीक है, पोल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स की फॉर्म में भी होते हैं, और उसको हम जो है वो इसको कैस्केड करके फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर्स को कैस्केड करके हायर ऑर्डर फिल्टर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें, अच्छा हम अ, जिसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, आउटपुट ऑफ, अच्छा जी, ओके। इसमें मजीद कैस्केडिंग को ही इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि इफ द आउटपुट ऑफ द ईच ब्लॉक इज टेकिंग एट द आउटपुट टर्मिनल, आई एम रीडिंग हियर ओवर हियर, ठीक है। If the output of each block is taken at the output terminals of a van where the impedance is low, cascading does not change the transfer function of अच्छा, हम लोग मोस्टली उन सर्किट्स में कैस्केडिंग यूज कर देते हैं जहाँ पे आउटपुट इम्पीडेंस बहुत कम होती है, और हमें ये बात पता है कि ओपैम जो है उसका बिहेवियर हमें पता था कि भाई ओपैम का जो इनपुट इम्पीडेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ओपैम की जो आउटपुट इम्पीडेंस होती है वो लो होती है, कम होती है, ठीक है। तो ओपैम्स में कैस्केडिंग जो है वो आसान होती है कि हम ओवरऑल जो है वो हायर ऑर्डर फिल्टर डिज़ाइन करने के लिए हम कैस्केडिंग यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, मूव ऑन, हम फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर्स की तरह मूव करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर्स किस तरीके से होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर की जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है, दैट इज टी एस इज इक्वल टू ए वन एस प्लस ए नॉट डिवाइडेड बाय एस प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है। इस सर्किट में जो है वो पोल और जीरो दोनों मौजूद है, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि पोल किस वैल्यू पे मौजूद है और जीरो किस वैल्यू पे मौजूद है? कोई अच्छा बच्चा बताएगा मुझे कि पोल किस वैल्यू पे मौजूद है, पोल की वैल्यू क्या है और जीरो की वैल्यू क्या है? अच्छा, हमेशा मैं बोलती रहती हूँ, आप लोग सुनते रहते हैं, तो कोई बात ही नहीं। आज मैं सवाल पूछूं तो कोई जवाब नहीं दे रहा। मैं हर क्लास में सवाल पूछा करूंगी। जल्दी से बताओ, पोल और जीरो की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन में, ये जो लिखी हुई है 16-26 वाली इक्वेशन जो है। अनम,
फैजान, हसन अजीम, सकलैन, हमजा। पोल और जीरो की वैल्यू बताओ जल्दी से, इतने दिन से पोल्स और जीरोस पढ़ रहे हैं हम। बिल्कुल, यू आर अलाइव, आई नो फैजान, but tell me the value of poles and zeros in this equation. हमजा और हसन अजीम, जिसने रिप्लाई नहीं किया ना उसकी एब्सेंट मार्क होगी। चलो बस। जगदीश, नो। नानक, सकलैन, सकलैन। सकलैन को मैं 3 दफा नाम कॉल कर चुकी हूँ। बेटा पोल्स एंड जीरोस की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, आपको पढ़ाया हुआ भी है कि हमें पता है न्यूमरेटर में हमारे पास क्या होते हैं, जीरोस मौजूद होते हैं और डिनोमिनेटर्स में आपके पास पोल्स मौजूद होते हैं। ये बात तो पता है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें जीरोस की वैल्यू निकालनी होती है तो हम न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। किस तरीके से, हम क्या करते हैं, A1, न्यूमरेटर में क्या है, A1S प्लस A0 से, और इसको किससे इक्वेट कर देते हैं, जीरो से, ठीक है, जीरो से इक्वेट कर देते हैं। ये क्या आएगा, अगर मैं इस ए नॉट को इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, A1S इज इक्वल्स टू माइनस A0, ठीक है, और एच किसके बराबर आ जाएगा, माइनस A0 डिवाइडेड बाय A1, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो ज़ीरो है, ठीक है, वो कहाँ लाया करता है, मेरा ज़ीरो लाया करता है इस लोकेशन पे, -A0 डिवाइडेड बाय A1। अब ये डिपेंड करता है A1 और A0 की वैल्यू पे, जो भी नंबर आएगा वहाँ मेरा ज़ीरो लाई कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे पोल निकालना है तो मैं डिनोमिनेटर को, दैट इज S प्लस ओमेगा नॉट को ज़ीरो से इक्वेट कर दूंगी, तो मेरा S प्लस ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो मेरा S बराबर आ जाएगा माइनस ओमेगा नॉट के। इसका मतलब मेरा जो पोल है वो कहाँ, मेरा पोल कहाँ लाई करता है, मेरा पोल लाई करता है माइनस ओमेगा नॉट की वैल्यू पे, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन आपके पास हो जो ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म में हो, तो आप उसके पोल्स एंड जीरोस इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। गुड नवीरा, जब मैंने बता दिया तो आपने बता दिया, फिर फायदा क्या हुआ। अच्छा जी, तो दिस इज द लोकेशन ऑफ योर पोल एंड जीरो, सही है। अच्छा, ये जनरल ट्रांसफर फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है। सही, उसके बाद क्या क्या हुआ है कि द बाइनरी ट्रांसफर फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर विद द नेचुरल मोड एट S इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट, मतलब ये पोल की वैल्यू बताई हुई है। और ट्रांसमिशन जीरो एट, जीरो कहाँ पे है, S इज इक्वल्स टू माइनस A0 ओवर A के, एंड हाई फ्रिक्वेंसी गेन दैट अप्रोचेस टू A1, ठीक है। और हाई फ्रिक्वेंसी जो गेन है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो A1 पे डिपेंडेंट है। द न्यूमरेटर कोफिशिएंट A0 एंड A1 डिटरमाइन द टाइप ऑफ द फिल्टर, ठीक है। ये A1 और A0 की जो वैल्यू है, ये जनरल ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है हमें, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ भी, जनरल फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर की निशानी क्या है, कि फर्स्ट ऑर्डर में हमेशा आपके पास एक पोल या एक जीरो होता है, ठीक है। आपके पास S के ऊपर कोई स्क्वायर्ड या थर्ड टर्म नहीं होती, ठीक है। अगर S के ऊपर कोई स्क्वायर मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांसफर फंक्शन कौन सा ट्रांसफर फंक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। अब इस जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन से हम लो पास फिल्टर भी डिजाइन
कर सकते हैं और हाई पास फिल्टर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये डिपेंडेंट होता है किसकी वैल्यू पे, ए नॉट और ए वन की वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है कि आप लो पास फिल्टर डिज़ाइन कर रहे हो या आप हाई पास फिल्टर डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपके पास ये सारे फिल्टर्स इन्होंने बताए हुए हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं। हम इसको ये वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले डिफाइन किया हुआ है लो पास फिल्टर। ठीक है, लो पास फिल्टर की इक्वेशन क्या होती है? लो पास फिल्टर की इक्वेशन, लो पास फिल्टर में जो है हमारे पास जीरो खत्म हो जाता है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक पोल बच जाता है। सही है, उस पोल की लोकेशन क्या होती है? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, तो आपके पास क्या इक्वेशन बन गई? टी एस इज इक्वल्स टू ए नॉट। ठीक है, ए वन हट गया इसमें। ठीक है, क्योंकि ए वन किसको डील कर रहा था? हाई फ्रिक्वेंसीज को डील कर रहा था। और हम क्योंकि क्या कर रहे थे, हम लो पास फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट नहीं चाहिए। तो दिस वो ए वन जो है वो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया हमारे पास? ए नॉट रह गया। ठीक है, तो लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन क्या है? टी एस इज इक्वल्स टू ए नॉट डिवाइडेड बाय एस प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, अब देखो इसका कोई भी जीरो हमें नहीं दिख रहा है, कोई जीरो नहीं है। हम कहते हैं जीरो नहीं है। हमने चेबीशेफ और उसमें भी देखा था कि ऑल पोल फिल्टर्स कब कहा गया था। हम कह रहे थे कि भाई हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो कभी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता, वो इन्फिनिटी पे जाके कहीं एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जीरो कहाँ लाई कर रहा है? हमारा जीरो कहीं इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो इन्होंने क्या कहा हुआ है कि आपके पोल की लोकेशन क्या है। ये जो ग्राफ बना हुआ है देखो, इसमें क्या कहा है? पोल की लोकेशन कहाँ है? ये जो क्रॉस होता है इससे पोल डिफाइन किया जाता है, और जीरो को हम सर्कल से डिफाइन करते हैं। तो पोल कहाँ बना हुआ है? पोल हमारा माइनस ओमेगा नॉट पे मौजूद है। और जीरो कहाँ है? जीरो एट इन्फिनिटी। जीरो कहाँ मौजूद है? इन्फिनिटी पे मौजूद है, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोडे प्लॉट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिया हुआ है कि आपका रिस्पांस किस तरीके से होता है। हमने देखा है कि भाई लो पास फिल्टर का रिस्पांस क्या होता है कि ओमेगा नॉट तक फ्रीक्वेंसीज पास होती होती है। ओमेगा नॉट क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसीज पास होती होती है ओमेगा नॉट तक, उसके बाद फंक्शन जो है वो क्या होता है आपका? अटेनुएट होना शुरू हो जाता है। जाहिर है ये आइडियल फिल्टर्स नहीं होते तो इसका रिस्पॉन्स ब्रिक वॉल रिस्पॉन्स नहीं होता, वो आपके पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लो पास पैसिव फिल्टर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमने ये सर्किट हम देख चुके हैं कि एक रेजिस्टर लगाते हैं हम कैपेसिटर के साथ, और हम कैपेसिटर से आउटपुट देख रहे होते हैं। ये सर्किट आप पढ़ चुके हैं, पैसिव आरसी सर्किट का, आरसी लो पास सर्किट, आरसी लो पास सर्किट है ये। ठीक है, जिसमें हम एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर से जो है वो सर्किट डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ पे आते हैं? इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट होती है? इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सी आर इज इक्वल टू वन ओवर ओमेगा नॉट। फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट होती है? बेसिकली टाइम कांस्टेंट पे। ठीक है, होता क्या है? टॉ हमारा किसके बराबर होता है? टॉ बराबर होता है आर सी के। ठीक है, और अगर मैं इसका इन्वर्स निकालना चाहूँ, ठीक है, तो टॉ का इन्वर्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम का इन्वर्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, इसका मतलब मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंडेंट है? इस आर और सी की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा नॉट। तो ये मेरी इक्वेशन क्या बन गई? सी आर is equals to 1 divided by omega naught, that is your कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर मुझे निकालनी हो, या इसका रिवर्सल कर दो, अगर मुझे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो मैं क्या करूँगी? 1 डिवाइडेड बाय सी आर या आर सी, जो भी बोल दो, 1 डिवाइडेड बाय आर सी। ठीक है, तो हमारी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हम डिसाइड कर सकते हैं सी और आर की वैल्यू को यूज़ करते हुए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये तो पैसिव फिल्टर था। ठीक है, जाहिर है पैसिव फिल्टर में कोई गेन नहीं होता, आपके पास जो इनपुट पे होगा वही आउटपुट पे एम्पलीट्यूड होगा। सही, लेकिन जब हम एक्टिव फिल्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्टिव फिल्टर का एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है?
कि हम एक तो फिल्टर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, दूसरी बात हम उस फिल्टर में गेन भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें पता है कि ओपैम हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें ओपैम गेन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक्टिव लो पास फिल्टर का सर्किट है, जहाँ हमने नेगेटिव इनपुट पे एक रेजिस्टर लगाया हुआ है उसके साथ, और फीडबैक में हमारे पास कैपेसिटर और रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये कैपेसिटर और रेजिस्टर जो है वो इसकी वैल्यू डिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। देखो CR2 इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट, और हमारे पास क्योंकि ज़ाहिर है हमने ये ओपैम यूज़ किया हुआ है एज ए नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी एज ए इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारे पास डीसी गेन भी आ रहा है, दैट इज -R2/R1, ठीक है। हमें पता है हमारे पास ओपैम का गेन क्या होता है, R2/R1 होता है, सही है। समझ में आई यहाँ तक बात? अच्छा, वाई दिस इज, कोई मुझे बताएगा, ये कैपेसिटर को हमने फीडबैक में लगाया, तो ये कैपेसिटर को हमने फीडबैक में लगाया है, तो ये लो पास फिल्टर कैसे हो गया? एनी वन ऑफ यू? हम क्यों इसको, में क्या ऐसा जादू हुआ कि ये लो पास फिल्टर हो गया? वजह? क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ। दिस इज नॉट न्यू फॉर यू। बताओ भाई, वाई दिस इज लो पास फिल्टर? एट अ टाइम कैपेसिटर चार्ज होगा लो फ्रिक्वेंसी पे। बिल्कुल, कैपेसिटर तो देखो चार्ज तो होगा, जब कैपेसिटर को वोल्टेजेस मिल रहा है तो कैपेसिटर चार्ज तो होगा, ठीक है। इसका ताल्लुक है इम्पीडेंस से, ठीक है। हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई F, सही है। ये पढ़ी है, ये इसकी कैपेसिटर की जो है वो इम्पीडेंस की इक्वेशन होती है, ठीक है। अब इसमें आप ये देखो कि जब आपके पास लो फ्रिक्वेंसीज होंगी, ठीक है, जब आपके पास फ्रिक्वेंसी की वैल्यू लो होगी, सही है, उस वक्त तो आपके पास इम्पीडेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसका मतलब वो यहाँ से सर्किट पास हो रहा होगा, ठीक है। जब हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगी तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करने लगेगा, उसकी रेजिस्टेंस इम्पीडेंस क्या होती है, समझो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है, रिलक्टेंस होती है उसकी, ठीक है। कैपेसिटर की जो इम्पीडेंस होगी वो जीरो हो जाएगी, हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, या इतनी लो हम कहते हैं, कंसिडर करते हैं कंपैरेटिवली कि वो जीरो हो जाएगी। तो जब ये कैपेसिटर की इम्पीडेंस जीरो हो जाएगी तो कैपेसिटर एज क्या बिहेव करने लगेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करने लगेगा, ठीक है। जब वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करने लगेगा तो आपके पास जो इनपुट पे आ रहा होगा वही आउटपुट पे आने लगेगा, आपके पास कोई भी गेन, फिर आपके पास क्या होगा, क्या ये यहाँ से पास होगा? करंट क्या लेता है, करंट शॉर्टेस्ट पाथ लेता है, करंट रेजिस्टर में से पास ही नहीं होगा, फिर वो सारा कैपेसिटर में से पास होके डंप होने लगेगा, ठीक है। तो हाई फ्रिक्वेंसीज पे आपकी क्योंकि इम्पीडेंस कम हो जाएगी, इस वजह से आपके पास कैपेसिटर एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, इसलिए आउटपुट पे आपके पास गेन आना खत्म हो जाएगा, ठीक है। और लो फ्रिक्वेंसीज पे क्योंकि इम्पीडेंस मौजूद होगी तो जाहिर है करंट जो है वो इस रेजिस्टर में से भी पास हो रहा होगा और कैपेसिटर में से भी पास हो रहा होगा, ठीक है। समझ में आएगी बात किसी को? इसलिए हम इसको लो पास फिल्टर कह रहे हैं, इसलिए कैपेसिटर लगाने में फीडबैक में ये लो पास फिल्टर डिजाइन हो गया। क्लियर है? ठीक है, सही है। लेट मूव ऑन, सही है। इसी तरह जो नेक्स्ट सर्किट है देखें, वो आपका किसका है, हाई पास फिल्टर का है, ठीक है। हाई पास फिल्टर में भी हमने देखा
कि भाई इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है। अब हाई पास फिल्टर के लिए हमारे पास ऊपर एक जीरो भी है और एक हमारे पास पोल भी है, ठीक है। A1S डिवाइडेड बाय S प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है। जीरो कहाँ पे लाई कर रहा है आपके पास, जीरो आपके पास जीरो पोजीशन पे लाई कर रहा है। इसका एस प्लेन का ग्राफ देखो, जीरो आपके पास कहाँ लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है। हमें कैसे पता है ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ऊपर वाली इक्वेशन को जो है वो जीरो से इक्वेट करके देख लो। किस तरीके से, ऊपर क्या है, A1 S इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये A1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब मेरा जो जीरो है वो कहाँ लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है। जीरो एस किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर। इसका मतलब मेरा जो जीरो है वो कहाँ है, ओरिजिन पे है, मतलब जीरो वाली पोजीशन पे, दैट इज हियर, ठीक है। और पोल अभी भी कहाँ मौजूद है, पोल अभी भी माइनस ओमेगा नॉट पे मौजूद है, ठीक है। इसका अगर हम ग्राफ देखें, बॉडी प्लॉट देखें तो किस तरीके से होता है हाई पास फिल्टर का, कि हमारे पास इनिशियली फ्रिक्वेंसीज पास नहीं हो रही होती हैं और ओमेगा नॉट जो हमने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रखी हुई होती है उसके बाद हमारे पास फ्रिक्वेंसीज पास होना शुरू हो जाती है, ठीक है। हमें गेन आउटपुट पे मिलने लगता है ओमेगा नॉट के बाद, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या डिस्कस किया हुआ है, उसके बाद ये आपके पास पैसिव आरसी सर्किट डिस्कस किया हुआ है। हमने ये पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास कैपेसिटर होता है और रेजिस्टेंस होती है। कैपेसिटर अब की बार हम किससे आउटपुट ले रहे होते हैं, रेजिस्टेंस से आउटपुट ले रहे होते हैं। और हमारे पास इस केस में भी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट होती है, उसी आरसी पे, उसी कैपेसिटर, उसी रेजिस्टर की वैल्यू पे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होती है। और सिर्फ इसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की लोकेशन चेंज करने से हमारे पास फिल्टर का रिस्पॉन्स हाई पास या लो पास फिल्टर हो जाता है। इसको हमने एक क्लास में बड़ी डिटेल में डिस्कस भी किया था, ठीक है। क्योंकि ये पैसिव सर्किट है, कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं है इसमें, तो आपके पास गेन की वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या मौजूद है, इसका सर्किट मौजूद है। एक्टिव यूजिंग ओपैम हमने एक्टिव फिल्टर डिजाइन किया हुआ है। एक्टिव फिल्टर देखें, अब हमने कैपेसिटर को जो है वो सीरीज में लगाया हुआ है और जो है वो क्या कहते हैं, और इसके भी जो कट ऑफ गिव, इसका जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो किस पे, आर और सी की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। और जाहिर है क्योंकि ये ओपैम्प है और इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है, तो हमारे पास इसमें गेन भी आ रहा होगा, दैट इज माइनस R2/R1। अब इस सर्किट को हम हाई पास क्यों कह रहे हैं, ये कैसे हाई पास फिल्टर होगा। अब उसी XC की एग्जाम्पल से कोई मुझे डिफाइन करो, इसी इम्पीडेंस के टर्म में कोई मुझे बताओ कि ये हाई पास कैसे होगा, कैपेसिटर यहाँ लगाने से हाई पास कैसे बन गया, वजह बताओ कोई जल्दी से, वरना मैं समझूंगी सारे ही नालायक स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल, हाई फ्रिक्वेंसीज पे क्या होगा, आपके जो इम्पीडेंस होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इम्पीडेंस जीरो होने से क्या होता है, कैपेसिटर ऐसे शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, तो वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा तो करंट फ्लो हो जाएगा। भाई यहाँ पे शॉर्ट सर्किट आ जाएगा तो इस रजिस्टर के थ्रू करंट यहाँ भी जा रहा होगा, यहाँ भी जा रहा होगा, मतलब हाई फ्रिक्वेंसीज पे ये पास कर देगा। लो फ्रिक्वेंसीज पे क्या होगा कि इसकी इम्पीडेंस इतनी बढ़ जाएगी कि करंट अंदर जा ही नहीं पाएगा, सारा करंट यहीं डंप हो जाएगा। तो लो फ्रिक्वेंसीज पे वो पास नहीं करेगा और हाई फ्रिक्वेंसीज पे वो पास करेगा, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक कहानी। उसके बाद जो है वो आपके पास नीचे जो है वो जनरल ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। ये जनरल ट्रांसफर फंक्शन ये कॉम्बिनेशन है हाई पास और लो पास का, ठीक है। और इसका इसमें देखो आपके पास पोल कहाँ मौजूद है, आपके पास पोल वहीं ओमेगा नॉट पे, माइनस ओमेगा नॉट पे मौजूद है। और आपके पास जीरो कहाँ मौजूद है, -A0/A1 पे जीरो मौजूद है, दैट इज हियर, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो इसका बॉडी प्लॉट दिया हुआ है। ज़ाहिर है कॉम्बिनेशन है आपके पास लो पास और हाई पास का। तो देखो ओमेगा नॉट तक पहले फ्रिक्वेंसीज पास हो रही हैं, उसके बाद डिके होना शुरू हो गई।
फिर माइनस ए नॉट ओवर ए वन पे से फिर पास होना शुरू हो गई, ठीक है। इसका पैसिव फिल्टर्स इन्होंने इस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं कि आपके पास भाई इसमें जो है वो क्या होता है, दो कैपेसिटर्स यूज हुए हुए हैं, दो रेजिस्टेंस यूज हुए हुए हैं, ठीक है। वही वो क्या कहते हैं, क्योंकि पोल भी मौजूद है, जीरो भी मौजूद है, तो एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस एक पोल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस एक जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। ये फिल्टर्स बहुत कम यूज होते हैं, जनरली हम लोग या तो लो पास या तो हाई पास या तो फिर बैंड पास फिल्टर्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो आपके पास इसका एक्टिव फिल्टर है, उसमें भी देखो दो कैपेसिटर्स और दो रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं। इसका जो पोल की जो क्या कहते हैं ओमेगा नॉट है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो C2 और R2 पे डिपेंडेंट है। और जो इसकी वैल्यू है A1 और ए नॉट की, वो किस पे डिपेंडेंट है, वो R1 और C1 पे मौजूद है। मतलब ये वाला जो रीजन है पहला वाला, वो किस पे डिपेंडेंट है, वो C2 और R2 पे डिपेंडेंट है। और ये जो दूसरा वाला रीजन है ये किस पे डिपेंडेंट है, C1 और R1 पे डिपेंडेंट है। वही आपके पास इस पे डीसी गेन भी मिल रहा होता है आपको और हाई फ्रिक्वेंसी गेन भी मिल रहा होता है। हाई फ्रिक्वेंसीज पे भी आपके पास देखो कि हाई फ्रिक्वेंसीज है ए नॉट ए वन के बाद दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ गेन मिल रहा है, जीरो नहीं हो रहा बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके पास एक पर्टिकुलर बैंड पे आपके पास अटेनुएशन आती है, इसके बीच में आपके पास कम गेन मिल रहा होता है, वरना उससे पहले और उसके बाद आपको एक फिक्स गेन मिल रहा होता है। तो दिस इज द जनरलाइज फॉर्म ऑफ योर जनरल फिल्टर कहा गया है इसको, ठीक है। अच्छा जी, समझ में आई ये सारी कहानियां किस तरीके से लो पास फिल्टर है, एक्टिव लो पास फिल्टर क्या होता है, पैसिव लो पास फिल्टर क्या होता है, एक्टिव हाई पास फिल्टर क्या होता है। अब आपको उसकी इक्वेशन ट्रांसफर फंक्शन भी पता है, उसके बॉडी प्लॉट भी पता है, उसका एस प्लेन भी पता है किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, उसका सर्किट भी पता है। सारी चीजें इस टेबल में आपको समराइज करके बताई हुई है। गेन क्या होगा, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी किस चीज पे डिपेंडेंट होगी, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है, सारी चीजें क्लियर है? ठीक है। अच्छा, क्लास का टाइम आपका ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह ताला हम कल मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। एक अनाउंसमेंट मुझे ये करनी थी कि मंडे को मैं आप लोगों का एक क्विज दूंगी, ठीक है। क्विज का टॉपिक जो होगा वो ये फिल्टर्स और मॉसफेट्स में से हो सकता है, ठीक है। जो हमने डिफरेंशियल पेयर पढ़े हैं वो सब, और ये फिल्टर्स अभी जितने हमने पढ़े हैं यहाँ वहाँ से। चैप्टर 2 नहीं होगा, जो चैप्टर 2 मिड टर्म में जहाँ तक आया था वहां तक नहीं होगा। मिड टर्म के बाद जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें से आपका क्विज होगा मंडे को, ठीक है। जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं किया है मार्क कर लीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज।